Hello everyone, welcome back to Ali Foundation. My name is Gufran Chaudhary, and in this video we are going to begin from the question number 36 because we have already completed till the question number 35 in our previous video. So without wasting any further time, let's begin. The question number 36 says new regulations have come into force regarding dangerous chemicals. जो भी रेगुलेशंस होंगी, रेगुलेशंस जानते हैं ना, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, उनको ही बोल रहे हैं ये कि न्यू रेगुलेशंस हैव कम इनटू फोर्स में वो आ चुकी हैं रिगार्डिंग डेंजरस केमिकल्स हैव बीन नोटिफाइड अबाउट दिस। सो ये पैसिव में यहाँ से इन लोगों ने पैसिव में मेंशन कर दिया कि इसको नोटिफाइड, इसके बारे में नोटिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद में हमें देखना वी हैव 4 ऑप्शंस: कंपनीज कंसर्न, कंसर्न्ड कंपनीज, कंसर्न कंपनीज एंड कंपनीज कंसर्न। सो यहाँ से हमें चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप क्या अप्रोच लगा रहे हो, डिपेंड नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि हम क्या यहाँ पर अप्रोच यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ओके, सो द फर्स्ट वन इज यहाँ पर लिखा है डेंजरस केमिकल्स। ठीक है, सो न्यू रेगुलेशंस हैव कम इनटू फोर्स रिगार्डिंग डेंजरस केमिकल्स, यानी कि जो भी है रेगुलेशंस वो आई एम सॉरी डेंजरस केमिकल्स के बारे में आ चुकी है। सो यहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है हैव बीन नोटिफाइड, विच मीन्स ये वर्ब है, आपको पता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर और ये मेन वर्ब भी है। ये हेल्पिंग वर्ब एंड ये मेन वर्ब हो जाएगा ऐसे। अगर वर्ब है तो इसको अपना क्या चाहिए, यहाँ पर नाउन चाहिए पहले। सो नाउन क्या क्या है यहाँ पर, देखिए कंसर्न, कंसर्न एज एन एडजेक्टिव यूज होता है यहाँ पर। कंसर्न होता है ना कि वाई आर यू कंसर्न अबाउट इट, वाई आर यू वरीड अबाउट इट। तो ये कंसर्न जो है एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो एज एन एडजेक्टिव का भी काम करती है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का ही वर्क किया जा रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो नाउन की जरूरत है यहाँ पर। इसलिए कंसर्न कभी भी नहीं हो सकता ये। अगर कंसर्न नहीं हो सकता तो कंसर्न भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंसर्न जो है एज ए वर्ब होती है यहाँ पर। अच्छा, केमिकल्स के बारे में यूज़ किया गया है, केमिकल। तो केमिकल्स क्या हो सकता है, केमिकल्स अगर मैं ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर पुट आउट करता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पर कंसर्न लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल कंसर्न। नहीं जनाब, केमिकल कंसर्न की बात नहीं चल रही है यहाँ पर बात की जा रही है केमिकल कंपनीज की बात की जा रही है। किस चीज़ की? केमिकल कंपनीज की। सो वी हैव ऑलरेडी omitted 2 ऑप्शंस, ये भी हमने एलिमिनेट किया है एंड सी ऑप्शंस भी, कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास चॉइस है कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने कर दिया ये कभी नहीं हो सकता, तो फिर या तो कंपनीज, ऑब्वियसली यहाँ पर कंपनीज, क्योंकि ये एज ए नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन है यहाँ पर, तो ये भी प्लूरल नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है। उसके बाद में हमें देखना है कंपनीज कंसर्न आएगा या फिर कंपनीज कंसर्न आएगा। तो देखिए जनाब, ये जो एज एन कंसर्न है यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है, क्योंकि ये कंपनीज बता रहा है कि केमिकल कंपनीज, उसके बाद में उनकी यानी कि केमिकल कंपनीज की जो कंसर्न है, चिंता है, उनको ही हैव बीन नोटिफाइड अबाउट दिस, केमिकल कंपनीज को नोटिफाइड कर दिया गया है। बट ये जो कंसर्न होता है ये क्या है, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होती है, दोनों ही ये ऑप्शन, मतलब यहाँ पर इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ब भी एंड एज ए नाउन भी हम यूज़ करते हैं। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारे पास में ये करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केमिकल कंपनीज कंसर्न हैव बीन नोटिफाइड। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है द एंटोनिम ऑफ फैटर। फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ फैटर। फैटर मीन्स, फैटर एक्चुअली द फैटर हैव 2 मीनिंग्स। ठीक है, फैटर हैव 2 मीनिंग्स फैटर। इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, so the first one is fetter. When we use as a noun, when we use fetter as a noun, it means shackles. It means shackles. Shackles like जिनको हथकड़ियाँ, जंजीरें वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, उसको ही shackles बोलते हैं। और इसको ही आप handcuffs बोल सकते हैं, जो हथकड़ियाँ होती हैं, handcuffs। सो हमारे पास में ये handcuffs, okay, fetter. But when it comes, about verb, सो जब ये, अगर हम इसमें वर्ब की बात करें फैटर, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ब, इट मीन्स
रिस्ट्रिक्ट समवंस मूवमेंट, इट मीन्स रिस्ट्रिक्ट समवंस मूवमेंट, मतलब आपने किसी ना किसी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, रिस्ट्रिक्ट समवंस मूवमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में जिस वक्त भी आप रिवीजन कर रहे होंगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। सो मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको मूवमेंट। मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी इंसान है, हो सकता है ये भी कोई पर्सन होगा यहाँ पर, और आपने इसको क्या कर दिया, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसकी मूवमेंट पर, मतलब कहीं भी जा नहीं सकता है ये पर्सन, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वही चीज़ है। तो इसी का मीनिंग है ये फैटर यहाँ पर बोला है। फैटर फर्स्ट वन इज शैकल्स एंड द सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्ट समवंस मूवमेंट। अब क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है लिबरेट, डिमिनिश, ऑब्स्ट्रक्ट एंड हील। सो आंसर की अगर मैं देखिए, आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लिबरेट आ जाएगा। वाई? क्योंकि लिबरेट मीन्स होता है रिलीज समवन फ्रॉम कंट्रोल, यानी कि किसी भी इंसान को, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूं, रिलीज समवन फ्रॉम कंट्रोल, फ्रॉम कंट्रोल। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, फैटर बोला है ना इन लोगों ने कि फैटर पर हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं किसी की भी मूवमेंट पर, और यहाँ पर लिबरेट का मीनिंग होता है रिलीज समवन फ्रॉम कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑप्शन ये तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा। बट आपको पता है हम लोगों का ये तरीका तो है नहीं सिर्फ आंसर टिक करने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। सो हमें क्या देखना है, अनदर जो ऑप्शन रिमेनिंग जो ऑप्शन है उनको भी हमें देखना है। बाकी आपका काम ये है कि आप इसको डेफिनेशंस को जितनी भी मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि ये रिपीट ही होते हैं, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो बार बार इन्हीं का ही रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए कि आप इनको नोट्स बनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है डिमिनिश, व्हाट डज इट मीन, एंड ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट, एंड ऑल्सो वी हैव हील। ओके, इफ आई टॉक अबाउट diminish, it means if I talk about diminish, it means to reduce in degree or size, यानी किसी भी चीज़ को कम साइज में या फिर डिग्री में कम कर देना। so we can say to reduce in degree or size, किसी भी चीज़ की जो भी डिग्री में है या फिर उसको साइज में कम कर देना। हिंदी में यू कैन राइट लाइक कम कर देना, किसी भी चीज़ के जो इफेक्ट होने हैं उसको कम कर देना। सो टू रिड्यूस इन डिग्री और वी कैन से इन साइज। ठीक है, obstruct means obstruct, and also we have another synonym of this word is obstacle। ये भी काफ़ी एमयू में पूछा जाता है, obstruct and obstacle। सो वही है ये चीज़, क्या किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना या किसी चीज़ पर बाधा आ जाना, अड़चन आ जाना, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में जो बोलते हैं, तो वही चीज़ है, हिंदी में ही लिख लेना इसको चाहे चाहो तो, बाधा आ जाना। आप कुछ ना कुछ काम कर रहे थे लेकिन उसमें क्या हुआ, ऑब्स्टेकल या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है उसमें, तो यानी कि बाधा आ गई, हो सकता है क्या प्रॉब्लम आई वहाँ पर, वही चीज़ होती है। ऑब्स्ट्रक्ट एंड ऑब्स्टेकल्स बोथ आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। अनदर वन वी हैव हील। हील मीन्स तो हिंदी में, मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसको, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वही बिकम हेल्थी अगेन। हो सकता है आप बीमारी में थे, उसके बाद में आप क्या हो रहे हैं, हील हो रहे हैं उस चीज़ से, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में थे, तो वही होता है बिकम यानी दोबारा से ठीक हो जाना, बिकम हेल्थी अगेन। ठीक है, लिबरेट, डिमिनिश, ऑब्स्ट्रक्ट एंड हील, वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो दिस क्वेश्चन। सो अनदर वन वी हैव दिस वन, यू प्ले द गिटार, एंड अगर आप पीछे वाली वीडियोस देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें बहुत शॉर्ट में मैं फ़िलहाल बताने की कोशिश करता हूँ कि द स्टेटमेंट इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग वुड बी नेगेटिव, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड एक चीज़ और है यहाँ कि जो भी टेंस स्टेटमेंट का होता है वही सेम टेंस जो है वो क्वेश्चन टैग का होता है यहाँ पर। ओके, अब कैसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इसको, देखिए, यू प्ले द गिटार विच मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन टैग आना है वो निगेटिव आएगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा। कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हमने कट कर दिए। अब हमारे पास अनदर वी हैव टू ऑप्शन, डोंट यू और इजंट यू। सो यहाँ पर हमें डोंट लेना है या फिर इजंट लेना है, ये क्या चीज़ हमें बताएगी,
क्वेश्चन ही बताएगा हमें क्वेश्चन किस चीज़ की बात कर रहा है। देखिए यू प्ले, यू है ना हमारा सब्जेक्ट, क्या है यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट इट तो नहीं आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होएगा, यू हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा यू। और आपको पता है इसके बाद में यू के साथ में हम क्या लगा देंगे, यू डोंट, यानी कि यू प्ले द गिटार डोंट यू, क्या तुम नहीं खेलते हो। पहले हम बता रहे हैं कि क्या तुम गिटार खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, इस टाइप से ही तो होता है ना ये क्वेश्चन टैग, तो वही चीज़ है। इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है ये, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तो हो नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी हम देख सकते थे कि इस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है वर्ब, बट यहाँ पर प्लूरल है यू, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो भी हमारे पास में प्लूरल ही आनी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव completed also this question. Let's begin to another question. नंबर्स पर मत जाइएगा यहाँ पर, कभी आप सोच रहे हो क्योंकि डायरेक्टली हम देखेंगे 31 से डायरेक्टली 41 आ चुका है, तो इस पर मत जाइएगा नंबर्स पर, वैसे ही हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन, इसको अगर मैं बात करूँ तो ये एनालॉजी भी बोल सकते हैं, वोकैबलरी भी है। ये सेम क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में भी पूछा जाता है, एंड जीएस में भी आता है ये सेम क्वेश्चन, इंग्लिश में भी। तो ऐसा ही हम इसको एनालॉजी भी बोलते हैं, बाकी इंग्लिश का तो है ही फिलहाल के लिए ये। मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, इन द सिमिलर वे हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू। अच्छा, ये हाइबरनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मुझे बोलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइबरनेशन, ठीक है। ये जो चीज़ है कैसे, ये वही है एनालॉजी की तरह, इसको अगर मैं यहाँ पर डैश लगा दूँ ना, सो मतलब हो जाएगा मैराथन, यानी कि जो मैराथन होती है वो किससे रिलेटेड है, रेस से। इन द सिमिलर वे हाइबरनेशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है, नींद से, स्लीप से। क्या होता है ये, जब हम बहुत ही गहरी अवस्था में, यानी कि बहुत ही गहरी नींद में, होता है ना कुंभकर्ण वाली नींद, कभी सुना होगा आपने ये जो काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं, तो वही है, बहुत गहरी नींद में जब जानवर चले जाते हैं, बर्फ में सोते रहते हैं, या कोई भी इंसान है, एक जनरल टर्म है ये तो, हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन स्लीप से रिलेटेड है, जो बहुत गहरी नींद यानी कि लंबे समय तक की। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, इन द सिमिलर वे हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू स्लीप। We have also completed this question. Now come to next one. Synonym of compassionate. देखिए compassionate काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड मुझे बोलना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो ये। compassionate जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, compassion। compassion, compassion का मीनिंग क्या होता है, वही किसी चीज़ को देखकर आपको क्या है, दया है, करुणा है, भाव, दया भाव, वही जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी चीज़ को है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलने की, इंग्लिश में इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश द डेफिनेशन, so feeling or showing sympathy, if you show your feeling or sympathy it means compassionate or compassion। so feeling और feeling sympathy, या फिर यहाँ बोल सकते हैं हम showing sympathy। हिंदी में अगर आप चाहें तो इसको दया, वही थोड़ी सी आपको कुछ देखकर, किसी को देखकर तरस है, दया आ रहा है, दैट इज कॉल्ड compassionate। सो यहाँ आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मर्सीफुल हो जाएगा, ठीक है, मर्सीफुल हो जाएगा। कंपैशनेट, दया क्या होती है, वही मर्सी मतलब दया, सो मर्सीफुल इज रिलेटेड टू कंपैशनेट। क्रेजी तो वही थोड़ा सा क्रेजी है, आप पागल, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा कठिन है तो उसको ही हम कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लिकेटेड है। हेटेड मतलब वही हेट करने वाला, सो बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, इनको समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है यहाँ पर। अनदर क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वर्टिकल, ठीक है। 22 का पेपर है ये, 21 का सॉरी, उसमें ये वर्ड आया था वर्टिकल। वैसे तो हम वर्टिकल को स्पेशली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। वर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में, पहले इसको समझते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल क्या होता है, अगर मैं दो लाइंस ये जो है इस टाइप से मैंने ये की है, ड्रॉ की है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी कि जो भी लाइंस जो है इक्वल होती हैं दोनों के, उसको ही हम पैरेलल बोलते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल मतलब सेम, जो सेम साथ में चलती है यहाँ पर, जैसे कि ये छोटी लाइन है और एक ये बड़ी है, ये आपस में सब क्या है ना, ये पैरेलल है। बट ये पैरेलल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज। तो इसी चीज़ को हमें देखना है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारे, वर्टिकल तो ये लाइन ही है, ये जो लाइन है
इसको इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। अगर इस केस में बात करूँ तो मैं इस लाइन के केस में, तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये अपोजिट होते हैं दोनों के, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी कि वर्टिकल दिस वन वुड बी वर्टिकल एंड दैट दिस वन वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो यहाँ से एंटोनिम हमें बताना है, वर्टिकल मीन्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल का अपोजिट हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। पैरेलल मैंने बता दिया, पैरेलल होता है समानांतर, हिंदी में ऐसे ही कुछ शायद इसको बोलते हैं हम। तो ये समानांतर है, यानी कि एक दूसरे के समानांतर है। वीशियस की बात करते हैं आई एम सॉरी, विशियस की बात करते हैं। विशियस होता है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, सिंपल अगर मैं बात करूँ इसको तो डेंजरस, विशियस मीन्स डेंजरस। सेल्डम, सेल्डम इज एन एडवर्ब एंड इट मीन्स ना के बराबर, ठीक है ना। सो सेल्डम मीन्स रेयरली, और ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया भी था एग्जाम में भी। सो सेल्डम मीन्स रेयरली, रेयरली के बाद में हम इसको बेयरली भी बोल सकते हैं, बेयरली का भी सेम ही मीनिंग होता है, ये भी एडवर्ब है। रेयरली, बेयरली यानी कि ना के बराबर, फ्रीक्वेंसी को शो करती हैं। चलिए, अनदर वन इज क्वेश्चन नंबर 44 वी हैव, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू कीप वंस हेड अबव वाटर। ओके, फ्रेज दी गई है, काफ़ी अच्छा रोल है ईडियम एंड फ्रेजेस का एग्जाम में। इसका मतलब होता है स्टे आउट ऑफ ट्रबल स्पेशली फाइनेंशियल। क्या समझे यहाँ से, मतलब हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो है ना हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर स्टे आउट, पहले से ही आप सब प्रिपरेशन करके चल रहे हैं ताकि आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए, उसी चीज़ को बोलते हैं टू कीप वंस हेड अबव वाटर। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग तो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉन लिटरल मीनिंग है वो हमें देखना है यहाँ पर। स्टे आउट ऑफ ट्रबल स्पेशली फाइनेंशियल, स्टे आउट ऑफ ट्रबल यानी पहले से ही फाइनेंशियल आपने प्रिपरेशन कर रखी है। ट्रबल स्पेशली फाइनेंशियल की हम बात करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लेना। इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन में बात करें तो टू लिव विद इन वंस मीन्स टू लूज कंट्रोल, टू डिज़ायर, टू टेक अ बाथ इन अ रिवर और अ टैंक। सो ये बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। टू लिव विद इन वंस मीन्स, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा इसका। स्टे आउट ऑफ ट्रबल स्पेशली फाइनेंशियल विच मीन्स टू लिव विद इन वंस मीन्स। क्वेश्चन नंबर 45 वी हैव गवर्नमेंट बाय द प्रिस्ट इज कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड मुझे बोलना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट बाय द प्रिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट बाय द प्रिस्ट होता है हमारे पास में। देखिए, पहले तो हम एरिस्टोक्रेसी जानते हैं, एरिस्टोक्रेसी व्हाट डज इट मीन। एरिस्टोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ठीक है। जो महान लोगों की सरकार होती है उसको ही हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू अनार्की, सो अनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती है, जहाँ लोग कुछ भी आनंद फानंद में भाग रहे हैं, क्योटिक सिचुएशन है, वहाँ होता है अनार्की, जिसको अराजकता भी बोलते हैं ना। अनार्किस्ट यानी कि अराजकता और अनार्की। सो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये हो जाएगा अनार्की। अच्छा, मोनार्की क्या होता है। मोनार्की बहुत अच्छे से आपको पता होगा, मोनार्की मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, गवर्नमेंट बाय द किंग। स्पेशली इसमें किंग का टर्म यूज किया जाता है, किंग या फिर क्वीन का। तो जो भी किंग या फिर क्वीन की गवर्नमेंट है उसको ही हम बोलते हैं मोनार्की। सेम, अब आंसर तो समझ गए होंगे आप, प्रिस्ट यानी कि जो रिलीजियस लीडर भी मुझे बोल देना चाहिए यहाँ पर थियो, क्योंकि थियो वर्ड ही ये किस चीज़ से मिलकर बना है, रिलीजियन से। इसका मतलब होता है रिलीजियन, थियो का मतलब ही रिलीजियस से निकल कर आता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गवर्नमेंट बाय द प्रिस्ट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, और गवर्नमेंट बाय द वी कैन से रिलीजियस लीडर्स। तो जो भी रिलीजियस लीडर्स के द्वारा गवर्नमेंट को रूल किया जाता है, रन किया जाता है, उसको ही हम थियोक्रेसी बोलते हैं।
अच्छा यहाँ से ना एक वर्ड और है हमारे पास में, मोनार्की, autocracy. Exactly, we have another one is autocracy. Autocracy. So autocracy क्या होता है? Autocracy भी सेम ही होता है, गवर्नमेंट बाय द वन. ये हो जाएगा गवर्नमेंट बाय द वन. अब नाउ यू शुड हैव वन क्वेश्चन कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी. देखिए जनाब, मोनार्की में स्पेशली एक टर्म का यूज किया जाता है किंग और क्वीन, लेकिन ऑटोक्रेसी में है दोनों सेम ही. यहाँ पर भी एक पर्सन चला रहा है, मोनार्की भी एक ही पर्सन रूल करता है, और आई एम सॉरी, ऑटोक्रेसी भी वन पर्सन ही रूल करता है. लेकिन द डिफरेंस इज किंग और क्वीन का. यहाँ पर ये कोई भी एक जनरल पर्सन, कोई भी पीपल हो सकता है, बट यहाँ पर स्पेशली हमारे पास में किंग और क्वीन. ठीक है. So question number 46 we have select the most appropriate synonym given idiom and phrase. A man of straw. So यहाँ हमें most appropriate meaning select करना है इसका. A man of straw. A man of straw को देखना है. अगर मैं इसकी सिंपल बात करूँ तो ये होता है a weak man. इसका मीनिंग है a weak man. सिंपल, a weak man. A man of straw means a weak man. So क्या a worthy fellow हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. अ वेरी अट्रैक्टिव मैन, ये भी नहीं हो सकता. अ सेल्फिश पर्सन, ये भी नहीं हो सकता. तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि जो भी पर्सन जो है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और अ मैन ऑफ वीक या वीक मैन. सिंपल. अनदर क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाई द ओड वर्ड. तो हमें यहाँ पर ये ना इसको ओड वन आउट भी बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना है. सेम क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं एएमयू लॉ में. बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना है यहाँ पर. आप देखिए, ये है जीनियस, ठीक है, ये है जेस्चर, एंड ये है रिवेंज. रिवेंज मतलब बदला लेना. अच्छा, एक अवेंज भी होता है. ये आप लोग ट्राई करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड अवेंज. ठीक है, ये मैंने दो टर्म यहाँ पर दे दिए आपको. अवेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेंज एंड रिवेंज. सो जेस्चर वही, यानी कि आपके जेस्चर जानते हो ना, ये जो इशारे वगैरह हम देते हैं इसको ही जेस्चर बोलते हैं. जीनियस तो वही समझदार है. एक यहाँ पर टर्म है गीजर. तो गीजर आपको पता है, जो गर्म पानी करता है उसको हम गीजर बोलते हैं. लेकिन ये तीनों ही टर्म्स अलग हैं. ये एक बोल सकते हैं हम प्रोसेस को दिखा रही हैं, या फिर ये डिफरेंट टर्म्स हैं. गीजर तो एक थिंग है ना, जिसको फिजिकल थिंग हम टच भी कर सकते हैं, टेंजिबल थिंग है ये. तो ये गीजर यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा. यही ऑप्शन है हमारे पास, यही आंसर. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. यू शुड नॉट. अब हमें देखना है यू शुड नॉट योर स्पिरिट. क्या लूज आएगा? ये भी लूज ही है. प्रोनाउंसिएशन इज द सेम ऑफ बोथ वर्ड्स, लूज, लूज, लोस्ट एंड लास्ट. तो लास्ट तो आपको लगता नहीं कि यू शुड नॉट लास्ट योर स्पिरिट, बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा. अब या तो लूज आएगा यहाँ पर या फिर लॉस आएगा. लूज आएगा, दोनों में से हमें क्या देखना है. देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लूज, यानी कि LOOSE, लूज, दिस लूज, we use as an adjective, and even I should say the parts of speech of this word is loose, we use as an adjective. इसका मतलब है adjective यहाँ पर. It means कोई भी चीज़ जो not tight, यानी कि not tight, जो चीज़ ढीली है ना, जो लूज होती है, उसी को तो हम लूज बोलते हैं. जैसे कि इवन आई कैन से माई ट्राउजर्स आर लूज. माई ट्राउजर्स आर लूज. एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, माई ट्राउजर्स आर लूज. ठीक है. सो हमने एज ए यूज कर लिया यहाँ पर. वर्ब के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, यानी कि जो मेरी ट्राउजर है वो क्या है, नॉट टाइट, लूज है, ढीली है थोड़ी सी. ये तो एडजेक्टिव का भी नहीं हो सकता. अब इसका भी रीजन है क्यों, मीनिंग तो हमें पता ही चल गया. एक चीज और है, ये है लूज, ये वाला लूज. इसका मीनिंग क्या होता है? सो जनाब, इसका मीनिंग होता है, ये वाले अगर हम लूज की बात करें, सो इट मीन्स अनेबल टू फाइंड समथिंग और अनेबल टू कीप समथिंग. यानी कि जब आप किसी चीज को फाइंड ना कर पा रहे हो, अनेबल, अनेबल टू फाइंड समथिंग, when you are not able to find something, so unable to find something. Okay, and another one is unable to keep something, keep something, जब आप किसी चीज पर कंट्रोल भी ना कर पा रहे हो. सो यही मीनिंग हो जाएगा, यू शुड नॉट लूज योर स्पिरिट, यानी कि अनेबल टू कीप
समथिंग, यही तो मीनिंग निकाल रहा है यहाँ पर, आपको कंट्रोल करनी चाहिए, यानी कि यू शुड कंट्रोल योर स्प्रिट, इवन आई शुड से। सो ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ और है, हम लोग इसको क्यों ही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जनाब, ये है मॉडल्स। शुड क्या होता है आपको पता होगा, मॉडल्स वर्ब होती है ना, ये होती है मॉडल्स वर्ब। हमेशा याद रखना, मॉडल्स वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है। सो वर्ब जो है मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओरिजिनल फॉर्म में, इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूज हो जाएगा, यानी कि यू शुड नॉट लूज योर स्पिरिट। मॉडल के बाद में मैं फिर बता रहा हूँ आपको, याद रखना। देखिए मॉडल है, मॉडल के बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव तो कभी नहीं आ सकता, मैंने क्या बोला कि वर्ब आनी चाहिए, और ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होती है, दोनों ही इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, इसलिए यहाँ पर यू शुड नॉट लूज योर स्पिरिट, ठीक है। एंड लोस्ट क्यों नहीं हो सकता, लोस्ट इसी की ही सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सो शुड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए जो लूज है ये इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लॉस्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पेपर ऑल्सो, एंड यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको बहुत अच्छे से बार बार इन वीडियोस को देखिएगा। दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम। एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके एग्ज़ाम में, सो फोकस के साथ में अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिएगा। आई थिंक मई में आपका एग्ज़ाम है, जून में है सॉरी। सो उस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या मुझसे कहीं पर गलती हुई है, सो बेशक नो डाउट आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा उसको कि यहाँ पर मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर गलती है। एंड तब तक के लिए